नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजिंदर सिंह और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं खेल सुर्खियों पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे कल ऑकलैंड में। पहले वनडे में हार के बाद 3 मैच की सीरीज में भारत के लिए करो या मरो की स्थिति। गेंदबाजी में टीम कर सकती है बदलाव। भारत और बांग्लादेश के बीच होगी अंडर 19 विश्व कप की खिताबी जंग। बांग्लादेश पहुंची पहली बार फाइनल में। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। और क्रोएशिया के खिलाफ वर्ल्ड ग्रुप क्वालिफायर्स के लिए 7 सदस्यीय भारतीय डेविस कप टीम का ऐलान। 46 साल के लिएंडर पेस खेलेंगे। बोपन्ना और शरण की टीम में वापसी। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। हैमिल्टन में खेले गए पहले एक दिवसीय मुकाबले में टीम इंडिया को निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा था। अब सीरीज का दूसरा मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में 8 फरवरी को खेला जाएगा। छोटी बाउंड्री वाले इस क्रिकेट मैदान पर दोनों ही टीमें जीत दर्ज करने के उद्देश्य के साथ उतरेंगी। पहला मैच गंवाने के बाद अब दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत के लिए करो या मरो की स्थिति है। न्यूजीलैंड के साथ हैमिल्टन में खेले गए पहले एक दिवसीय मैच में टीम इंडिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। अब ऑकलैंड में खेले जाने वाले दूसरे मैच में टीम इंडिया मजबूती से वापसी करने के उद्देश्य के साथ मैदान पर उतरेगी। असल में 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में टीम पहला मैच गंवा चुकी है और अब दूसरे मैच में भारत के लिए करो या मरो की स्थिति है। इस मैच में कप्तान विराट कोहली गेंदबाजी में कुछ बदलाव कर इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव पहले मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए थे। इन दोनों के स्थान पर नवदीप सैनी और युजवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 में शामिल करने का विकल्प कप्तान के पास मौजूद है। भारतीय प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी पर भारत को शुरुआती सफलता दिलाने की एक बार फिर से जिम्मेदारी रहेगी। बल्लेबाजों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, लिहाजा उसमें शायद ही कोई बदलाव देखने को मिले। शुरुआत में पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल के पास खुद को साबित करने का एक और मौका होगा। दूसरी तरफ कीवी टीम जीत दर्ज कर एक दिवसीय सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त दर्ज कराने की कोशिश करेगी। इस मैच में भी केन विलियमसन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे और टॉम लेथम कप्तानी संभालेंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में एक बार फिर से रॉस टेलर पर दारोमदार रहेगा। इस मैदान पर भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला और दूसरा T20 मुकाबला खेला गया था, जहां छोटी बाउंड्री का फायदा उठाकर बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। वहीं पिच की बात करें तो तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिलने की उम्मीद है। ऑकलैंड के मैदान पर शाम होने पर भी ज्यादा ड्यू नहीं होता है। वहीं मौसम के पूर्वानुमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद कम है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय फील्डिंग कुछ खास नहीं रही थी। भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच रामाशंकरन श्रीधर का कहना है कि टीम को फील्डिंग का स्तर बेहतर करने की जरूरत है और वो इस पर काम कर रहे हैं। These things happen. We can't look too deep into that. But the thing is, definitely New Zealand is a difficult high catching country. Having said that, it's not an excuse. That catch should have been taken, and probably it was after his first over. Maybe he was thinking about his previous over. It could be anything. It could be anything. It could not be a technical aspect at all, or it could be. You never know. I was speaking to Kuldeep today, so we had a chat about it. So we're trying to get better. We were average. There's no doubt about that, and we can get better. और दूसरा वनडे ऑकलैंड में खेला जा रहा है और आर श्रीधर के मुताबिक टीम इस मैदान की छोटी बाउंड्रीज से अच्छी तरह वाकिफ है और उसी को ध्यान में रखते हुए गेंदबाज अपनी योजना बना रहे हैं। We have played a couple of T20 games here, so most of the bowlers, they're aware of the dimensions of this ground. When you come first up, it's always a challenge to play at the Eden Park, but I think now the bowlers have a basic idea of the kind of lengths. Obviously, the lengths will vary when the straights are so small. You got to vary your lengths. You got to force the batsman to hit into the bigger areas of the park. So that is what the basic plan will be, and bowl according to each batsman's weaknesses. न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल अपनी टीम की पहले वनडे में जीत के बाद संतुष्ट नजर आए, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि हर मैच अलग होता है और वो दूसरे वनडे में भी पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। Oh, I guess every ground's different, isn't it? And you want to go out and start the way that we know we can, and that's being as positive as possible. And
it could be a 70 without loss after 10. It could be a 40 without loss after 10. You just don't know until we go out there and assess conditions. So, once we get out there tomorrow, we'll see how we get on. You want to go out there and, and be positive. And if that means, unfortunately in the game of cricket, you lose a couple of wickets early and then so be it and you have to rebuild. But, if Henry and I can get across that 10 over mark again and hopefully take it as deep as possible. वहीं गप्टिल ने यह भी कहा कि पिछले मुकाबले में उनकी टीम ने भारतीय स्पिनर्स को काफी अच्छे से खेला, लेकिन फिर भी वो भारतीय टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। Yeah, obviously it's completely different conditions, isn't it? You can be a little bit more attacking, I guess, here and have the confidence that the ball's probably not going to spin past your edge this much. The odd one might, as it did the other night, but, I thought the way that we played the spinners in Hamilton was, some of the best that we've done in a long time. So we can take confidence from that going forward in the series. They're a world-class side. They've got, match winners, batting and bowling. So we're still going to have to put up a pretty good performance tomorrow to be able to get another win under the belt and take the series. But come tomorrow, hopefully we would have prepared well today and we'll go out and showcase our skills again. बांग्लादेश ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराने में सफलता पाई। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 211 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश ने जीत के लिए मिले 212 रन के लक्ष्य को महमूदुल हसन के शतक की मदद से 44.1 ओवर में 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। तौहीद हदॉय और शहादत हुसैन ने 40-40 रन की पारी खेली। फाइनल में बांग्लादेश का सामना भारत के साथ होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच महिला क्रिकेट की त्रिकोणीय टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला मेलबर्न में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 82 रन बना लिए हैं। इस प्रतियोगिता की तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया है। भारत ने इससे पहले जहां इंग्लैंड को एक मैच में हराया, वहीं उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों मात खानी पड़ी थी। और क्रिकेट जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को देखते हैं क्रिकेट रैप में। भारतीय क्रिकेट टीम पर बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार तीसरी बार धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया। टीम इंडिया पहले वनडे में 4 ओवर धीमी फेंकने की दोषी पाई गई, जिससे खिलाड़ियों की मैच फीस का 80% जुर्माना लगाया गया। आईसीसी आचार संहिता की धारा 2.22 के अनुसार अगर टीम निर्धारित समय में पूरे ओवर गेंदबाजी नहीं कर पाती तो खिलाड़ियों को प्रति ओवर अपनी मैच फीस का 20% जुर्माने के तौर पर देना होगा। आईसीसी ने कहा कि कोहली ने जुर्माना स्वीकार कर लिया है, इसके लिए आधिकारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत जगमोहन डालमिया के बेटे अभिषेक को बुधवार को बंगाल क्रिकेट संघ अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्विरोध चुना गया। इसी के साथ वो 38 साल की उम्र में सबसे युवा कैब अध्यक्ष बन गए। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के बड़े भाई और बंगाल के पूर्व बल्लेबाज स्नेहाशीष गांगुली नए संयुक्त सचिव चुने गए हैं। पहले इस पद पर डालमिया जूनियर काबिज थे। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के बीसीसीआई की कमान संभालने के बाद कैब अध्यक्ष पद खाली पड़ा था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने क्रिकेट के मैदान से बाहर एक बार फिर बिजनेस के मामले में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है। कोहली ने भारतीय सेलिब्रेटेड वैल्यू ब्रांड के मामले में दिग्गज अभिनेताओं को पीछे छोड़कर लगातार तीसरे साल नंबर 1 का स्थान अपने पास बरकरार रखा है। अमेरिका की एक फर्म की रिपोर्ट के अनुसार विराट की ब्रांड वैल्यू 237.5 मिलियन $US तक पहुंच गई है। बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली 4 नेशन वनडे सीरीज को लेकर काफी गंभीर हैं। इसी के चलते सौरभ गांगुली इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से बात करने वाले हैं। इस मीटिंग में सौरभ गांगुली के साथ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। इस सीरीज में भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई एक मेहमान देश भी शामिल होगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले इंटरनेशनल वनडे में अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज तेम्बा बाउमा ने स्वीकार किया है कि कई बार उनको उनकी त्वचा के रंग के हिसाब से देखा जाता है, जिससे उनका करियर प्रभावित हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार देर रात को खेले गए पहले वनडे मैच में वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। इस मैच में बाउमा ने 98 रनों की शानदार पारी खेली थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट
एक परफेक्ट शुरुआत। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। अंकल, ये पेन की निब किस चीज से बनती है? ओ विशाल, क्या, क्यों, कैसे, कब, कभी सोचा है तुमने ये सब? गुड्डू इनसे पूछो। दीदी, ये पेन की निब किस चीज से बनती है? गुड्डू, ये पेन की निब तो स्टील से बनती है, पर स्टील लोहे से बनता है। अब लोहा कहाँ से आता है? धरती से। और सिर्फ स्टील ही नहीं, गाड़ी का पेट्रोल, बिजली के तारों का कॉपर, मोबाइल फोन का जिंक, एयरप्लेन का एल्यूमिनियम, जिंदगी की हर जरूरी चीज धरती से आती है। वेदांता, देश की जरूरतों के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी आइटा ने क्रोएशिया के खिलाफ डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप क्वालिफायर्स के लिए 7 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। रोहित राजपाल टीम के नॉन प्लेइंग कैप्टन होंगे। टीम में 46 साल के लिएंडर पेस भी शामिल हैं। पेस ने इस साल जनवरी में घोषणा की थी कि 2020 उनके करियर का आखिरी साल होगा। इसके बाद वो संन्यास ले लेंगे। क्रोएशिया के खिलाफ 6 और 7 मार्च को ज़ग्रेब में क्वालिफायर मुकाबला होगा। भारत ने पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान को 4-0 से हराकर वर्ल्ड ग्रुप क्वालिफायर्स में जगह बनाई थी। भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार करने के बाद यह मुकाबला कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में हुआ था। तब पेस ने डबल्स में जीवन नेदुनचेझियन के साथ खेलते हुए जीत दर्ज की थी। हालांकि क्रोएशिया के खिलाफ जीवन और साकेत मिनेनी को टीम से बाहर किया गया है। इन दोनों की जगह रोहन बोपन्ना और दिविज शरण को टीम में जगह दी गई है। क्रोएशिया के खिलाफ सिंगल्स में भारत के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन खेलेंगे। वो एटीपी रैंकिंग में 122वें स्थान पर हैं। उनके अलावा सुमित नागल और रामकुमार रामनाथन भी टीम में शामिल हैं। भारत के लिएंडर पेस और उनके जोड़ीदार एबडीन की जोड़ी महाराष्ट्र ओपन टेनिस प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। भारत की ही जोड़ी रामकुमार रामनाथन और पूरव राजा ने कल शाम खेले गए एक तरफा मुकाबले में पेस और एबडीन की जोड़ी को 6-2, 6-1 से मात दी। इस जीत के साथ ही रामकुमार और पूरव राजा की जोड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए देश एक बार फिर से तैयार है। दिल्ली के केडी जाधव स्टेडियम में होने वाली ये प्रतियोगिता 18 से 23 फरवरी तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता में ईरान, उज्बेकिस्तान, जापान, मंगोलिया समेत चीन के पहलवान भी हिस्सा लेंगे। इस संबंध में भारतीय कुश्ती संघ ने साफ कर दिया है कि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीनी पहलवानों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोका नहीं जाएगा। देश में एक बार फिर से कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप दस्तक देने को तैयार है। इस प्रतियोगिता में 20 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें चीन भी शामिल है। खास बात यह है कि कोरोना वायरस के घातक खतरे के बावजूद चीनी पहलवानों को एशियन चैंपियनशिप के लिए देश में आने से रोका नहीं जाएगा। वहीं पाकिस्तान के रेसलरों के भी आने की संभावना बढ़ गई है। ये मैंडेटरी टूर्नामेंट है और इसमें हम किसी देश को रोक नहीं सकते हैं। इस बात को लेकर के हमने विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा और पत्र में UWW की जो कॉपी थी उसको भी हमने लगाया और जो चाइना का लेटर आया था उसको भी मैंने लगाया। और आज मैंने यहाँ आने के पहले विदेश मंत्री से मैंने मिल कर के बात भी की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों देश के खिलाड़ियों की आने की संभावना है।
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने इस बात को भी पुख्ता तौर पर सामने रखा कि अगले महीने होने वाला ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट जो कि चीन में आयोजित होना है, अगर वहां से हटता है तो भारत इसकी मेजबानी के लिए तैयार है। हमको लगता है लगभग तय हो चुका है। हमने हमारी भी राय मांगी गई थी, तो हमने भी लिखा था कि स्वास्थ्य प्रथम है, और हमको लगता है कि ये डिसीजन भी हफ्ता 10 दिन के अंदर हो जाएगा। वो तो तय है, अगर अवसर मिलेगा जरूर करेंगे। वहीं WFI अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि हर बार की तरह इस बार भी भारतीय पहलवानों का दम नजर आएगा और देश अपने पिछले रिकॉर्ड को इस चैंपियनशिप में पीछे छोड़ेगा। फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल व महिला कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों को जापान, ईरान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया और कजाकिस्तान के पहलवानों से कड़ी चुनौती मिल सकती है। टोक्यो ओलंपिक से पहले भारतीय पहलवानों के पास खुद का आकलन करने का ये बेहतर अवसर माना जा रहा है। साथ ही इस प्रतियोगिता के जरिए भारतीय पहलवान अपनी तैयारियों को भी परख सकते हैं। गौरव कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया ने जूनियर और सब जूनियर खिलाड़ियों के लिए देश के 7 शहरों में हाई परफॉर्मेंस केंद्र बनाने की घोषणा की है। ये कदम ओलंपिक 2024 और 2028 के लिए प्रतिभाओं को तैयार करने के मकसद से उठाया गया है। दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर राष्ट्रीय हॉकी अकादमी, ओडिशा के सुंदरगढ़, भोपाल और बेंगलुरु में साई केंद्र अगले 3 महीने में शुरू हो जाएंगे, जबकि बाकी 3 केंद्र अगले 1 साल में शुरू होंगे। हॉकी इंडिया और उसके हाई परफॉर्मेंस निदेशक इन पर नजर रखेंगे और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के मौके भी दिए जाएंगे। ये अकेडमियां खेलो इंडिया योजना के तहत शुरू की जाएंगी। बेल्जियम पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थॉमस ब्रियल्स ने उम्मीद जताई है कि आगामी FIH हॉकी प्रो लीग में मेजबान भारत से उन्हें कड़ी चुनौती मिलेगी। दुनिया की नंबर 1 टीम बेल्जियम को 8 और 9 फरवरी को भुवनेश्वर में कलिंगा हॉकी स्टेडियम में मेजबान भारत के खिलाफ FIH हॉकी प्रो लीग का मुकाबला खेलना है। बेल्जियम की टीम बुधवार को ही भारत दौरे पर पहुंची है। आगामी FIH हॉकी प्रो लीग 2020 के एक अहम मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम का सामना बेल्जियम के साथ ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच ये मुकाबला 8 और 9 फरवरी को भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में होगा। इस अहम मुकाबले के लिए बेल्जियम की टीम भारत आ गई है। मेहमान टीम के कप्तान थॉमस ब्रियल्स ने उम्मीद जताई है कि आगामी FIH हॉकी प्रो लीग में मेजबान भारत से उन्हें कड़ी चुनौती मिलेगी। I think I saw India play as well. They look also really sharp and playing really well. So it's going to be 2 close games. And like I said, we are looking forward to playing in the Kalinga Stadium again after our big success from 1 year ago. दुनिया की 5वें नंबर की भारतीय हॉकी टीम ने जनवरी में FIH प्रो लीग के अपने पहले मैच में हॉलैंड को 5-2 से और दूसरे मैच में पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से मात दी थी। ऐसे में बेल्जियम के कोच भी भारत के खिलाफ मुकाबले को काफी कठिन मानते हैं। Yeah, I think Netherlands are a tough opponent to play first, but so I thought India did a really good job against them, and it shows that their program is probably a little bit ahead of a lot of countries at the moment. So I think that they've been working pretty hard over the last 6 months, and now their trick will be to keep that going and try and continue to progress, and for us we're really keen to play India just to get an understanding of where they sit in comparison with us, and we so therefore we'll take the games very seriously. बेल्जियम की टीम अपने पिछले मुकाबलों में पूर्व विश्व नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया और विश्व में 8वें नंबर पर मौजूद न्यूजीलैंड को हरा चुकी है। बेल्जियम इस समय अंक तालिका में 11 अंकों के साथ टॉप पर है, जबकि भारतीय टीम 2 मैचों से 5 अंक लेकर 5वें नंबर पर है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। भारत के 2032 ओलंपिक्स की मेजबानी की दौड़ से बाहर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष जॉन कोट्स ने ऑस्ट्रेलिया में एक रेडियो प्रोग्राम के दौरान ये बात कही। भारत 2032 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी से बाहर हो गई है। इस बात की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष जॉन कोट्स ने दी। कोट्स ने ऑस्ट्रेलिया के एक रेडियो प्रोग्राम 4BC न्यूज टॉक के दौरान यह बात कही। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख थॉमस बाक, IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा था कि भारत 2032 ओलंपिक की दावेदारी करने के बारे में विचार कर रही है। लेकिन जॉन कोट्स के इस बयान के बाद अब इस बात पर विराम लग गया है कि भारत ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी पेश करेगी।
आईओए पहले ही 2032 ओलंपिक की मेजबानी की बोली लगाने के लिए अपनी इच्छा से संबंधित पत्र आईओसी को सौंप चुका है। ओलंपिक 2032 के लिए ऑक्शन प्रक्रिया की शुरुआत 2022 में होगी और मेजबान शहर के नाम की घोषणा 2025 में की जाएगी। इस साल एशियाई खेलों की सफल मेजबानी करने वाले इंडोनेशिया ने भी 2032 ओलंपिक के आयोजन की इच्छा जताई है। इसकी दौड़ में चीन का शंघाई शहर और ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर भी शामिल हो सकते हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया भी संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं, जबकि जर्मनी 2032 ओलंपिक को अपने देश के 13 शहरों में करना चाहता है। वहीं चीन 2022 की शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। भारत में रॉक क्लाइंबिंग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। देश भर में आजकल हर जगह रॉक क्लाइंबिंग की एकेडमीज देखी जा सकती हैं, जहां पर युवाओं को पहाड़ों और चट्टानों पर चढ़ना सिखाया जाता है। रॉक क्लाइंबिंग एक तरह का होलिस्टिक एक्सरसाइज है, जिसमें हमारे शरीर के लगभग सारे मसल्स का उपयोग होता है। साथ ही यह हमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ना भी सिखाता है। रॉक क्लाइंबिंग पर पेश है हमारे संवाददाता साची सोनी की ये खास रिपोर्ट। क्लाइंबिंग करते समय हम लोग अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करते हैं, तो फुल बॉडी फिटनेस की ज़रूरत होती है। इसमें लेग स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ सभी की ज़रूरत होती है। बट दैट्स नॉट टू से कि इसको करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज और कंडीशनिंग करके ही कोई चालू कर सकता है। हमारे पास यहाँ पे लेवल्स होते हैं जो आसान से चालू होते हैं और मुश्किल की तरफ बढ़ते हैं। तो कोई भी आ सकता है, easy grade चढ़े और फिर धीरे धीरे you can progress to the harder levels. Indoor climbing is like any other कोई भी दूसरा स्पोर्ट, जैसे कि टेनिस खेलते हैं लोग, वैसे ही लोग क्लाइंबिंग करते हैं फिटनेस के लिए और रिक्रिएशनल स्पोर्ट की तरह मज़े के लिए। फुल बॉडी वर्कआउट भी है, तो काफ़ी लोगों को जिम जाना पसंद नहीं है, तो वो लोग क्लाइंबिंग करते हैं क्योंकि इसमें हर बारी अलग चीज़ करनी होती है। मुझे क्लाइंब करते हुए 8 साल हो चुके हैं। क्लाइंब करते समय सिर्फ अपने हाथ और पैरों का इस्तेमाल करते हैं, तो पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है ताकि सिर्फ हम अपनी फिंगर स्ट्रेंथ और टोज से चढ़ सकें। तो बेसिकली क्लाइंबिंग करते समय हम लोग रूट सेट करते हैं जो अलग अलग लेवल्स के होते हैं, मतलब अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल। सो इवन दो आई से कि यू नीड फुल बॉडी फिटनेस, ये ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारी कंडीशनिंग और बहुत सारी स्ट्रेंथनिंग करके ही आओ। आप इजी वाले लेवल से चालू करके और फिर धीरे धीरे अपना प्रोग्रेशन एंड यू कैन कीप इम्प्रूविंग टू अ हायर लेवल। बेसिकली क्लाइंबिंग करते हुए हम अपनी पूरी शरीर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें सारे मसल्स इंगेज करने पड़ते हैं। पूरी अपर बॉडी भी इस्तेमाल करते हैं, लोअर बॉडी भी इस्तेमाल करते हैं, पैरों से ऊपर पुश करते हैं, हाथों से पुल करना पड़ता है, तो हाथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और पैर भी। क्लाइंबिंग में काफ़ी वक्त हम लोग लटक भी रहे होते हैं, तो लटकते हुए कोर का भी बहुत इस्तेमाल होता है। क्लाइंबिंग अभी भी एक ग्रोइंग स्पोर्ट है इंडिया में, तो जो कम्युनिटी है वो काफ़ी छोटी है, बट क्योंकि ये इतनी छोटी है तो काफ़ी क्लोजली नेट कम्युनिटी है। काफ़ी हेल्प करता है ये हमारी क्लाइंबिंग में भी, बिकॉज एक पर्सन का स्किल सेट थोड़ा लिमिटेड होता है, बट अगर आप एक कम्युनिटी का पार्ट हो जो हेल्दी है, तो मतलब आप कम्युनिटी से, दूसरे मेंबर्स से उनके स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को ले सकते हो और उससे खुद को ग्रो कर सकते हो। लद्दाख में हर साल एक ओपन आइस हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस बार भी इसे एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आइस हॉकी चाहने वाले देखने आए। यहाँ के युवा प्राकृतिक रूप से जमे हुए तालाब पर केवल 2.5 महीने ही हॉकी खेलते हैं, क्योंकि लेह में आइस हॉकी खेलने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। आइस हॉकी भारत के दूसरे हिस्सों में लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि आइस हॉकी के लिए न केवल विशाल स्थान की आवश्यकता है, बल्कि बर्फ की भी आवश्यकता होती है। लेकिन लद्दाख के 2 जिले लेह और करगिल में ये काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ के युवा आइस हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व दुनिया भर में करते हैं। लड़कों की टीम ने 6 बार एशिया कप में भाग लिया है। इस साल ये टीम कुवैत गई थी, जहां उसे रजत पदक हासिल हुआ, जबकि महिला आइस हॉकी टीम ने पिछले साल और इस साल को मिलाकर मात्र 2 बार भाग लिया है। हमारे एक इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए एक स्कीम खुला है, जिसे हम खेलो इंडिया के तहत ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसी सिलसिले में इस बार लद्दाख में ओपन एक आइस हॉकी टूर्नामेंट हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। इस
टूर्नामेंट का मेन जो मकसद वही है कि ग्रास रूट लेवल पे जाके जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको प्लेटफॉर्म देना। तो इसी के तहत इस बार यहाँ पे जब हमने ये इस टूर्नामेंट का यहाँ पे पब्लिसिटी की तो बहुत सी टीमें आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इस बार आए हुए हैं। नया बन रखा है जो अभी पिछले साल यहाँ पर नेशनल का फाइनल हुआ था, उसके बाद इस साल पूरा टूर्नामेंट यहीं हुआ था। तो रिंग बहुत अच्छा है। अभी हमारे पास डिशर बोर्ड भी है, तो इसके लिए मैं लद्दाख विंटर स्पोर्ट क्लब को खासकर बहुत अच्छा मतलब थैंक यू करना चाहूँगा। और खेल समाचार में आज फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।